टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइकोलॉजी सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो किस मेथड से स्टडी किया जाता है। हमने अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियोस में मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत अच्छे से किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। तो ये क्वेश्चन है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। हमने उस टाइम पढ़ा था कि कॉज इफेक्ट, कॉज यानी कि कारण और प्रभाव का रिलेशनशिप हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में स्टडी करते हैं। और हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में क्या पढ़ा था? एक्सपेरिमेंटल मेथड से कई बार क्वेश्चन आता है कि मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है, तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है और वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक पॉइंट भी हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में पढ़ा था। तो इतने क्वेश्चन आपसे एक्सपेरिमेंटल मेथड से रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। और भी हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, जैसे ऑप्शन में यहाँ पे दिया है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है वो यूजफुल होता है शाय चिल्ड्रन के लिए। और यहाँ पे केस स्टडी मेथड है। केस स्टडी मेथड हमने पढ़ा था, इसमें हम डेप्थ स्टडी करते हैं और केस स्टडी मेथड जो होता है यूजफुल फॉर स्पेशल नीड एंड प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के लिए ये केस स्टडी मेथड यूज होता है। हमने एक स्टार्टिंग में एक और मेथड पढ़ा था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट मेथड। ओल्डेस्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड में करते हैं। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग याद रख सकते हैं। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मेमोरी, बी ऑप्शन है फ्लुएंसी, सी है फ्लेक्सिबिलिटी, डी है ओरिजिनलिटी। तो सबसे पहले आपको क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। क्रिएटिविटी के कितने एलिमेंट्स होते हैं? मेनली 4 एलिमेंट्स क्रिएटिविटी के होते हैं। किस तरीके से आप ये 4 एलिमेंट याद रख सकते हैं? आप याद रख सकते हैं FFOP। FFOP, FF यानी कि आप इस तरीके से एक ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं। FF मीन्स फ्री फायर, और फ्री फायर वाले क्या कहते रखते हैं अक्सर? OP। तो FFOP, इस तरीके से आप एलिमेंट याद रख सकते हैं। F मीन्स क्या है? F का मीनिंग है फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, और दूसरे F का मीनिंग क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। O का मीनिंग क्या है? ओरिजिनलिटी। और P का मीनिंग क्या है? प्रॉब्लम सेंसिटिविटी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है? FFO यानी कि P इसमें मिसिंग है, तो एक्स्ट्रा इसमें कौन सा है? मेमोरी। तो मेमोरी एलिमेंट नहीं है क्रिएटिविटी का। तो आपको याद रखने हैं एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कौन कौन से हैं? फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स है, ओरिजिनलिटी है, एंड प्रॉब्लम सेंसिटिविटी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो मेमोरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था, जो एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज। इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग क्या होता है? ए ऑप्शन है इमिटेशन, बी इमोशन, सी मोटिवेशन, डी स्ट्रेस। तो सबसे ज्यादा लर्निंग के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। तो मोटिवेशन सबसे ज्यादा इसेंशियल एस्पेक्ट है और लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, mental age and chronological age of a student are 8 and 8 respectively, then his IQ will be। तो क्या दिया है कि एक मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दिया हुआ है। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दिया हुआ है एक स्टूडेंट का। तो फॉर्मूला हमने IQ का क्या पढ़ा है? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज कितनी दी है? 8, और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दी है? 8। और इसको 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 हमारा क्या आ जाएगा? IQ आ जाएगा। तो जो एवरेज जो IQ होता है वो होता है 90 to 110। तो ये जो IQ इसमें आया वो आया एन एवरेज लेवल का IQ आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एन एवरेज लेवल। स्टूडेंट का IQ कैसा है? एवरेज लेवल है, क्योंकि जो हमें इससे जो IQ निकला वो 100 निकला। 100 जो होता है 90 to 110 जो होता है वो एक एवरेज बच्चे का IQ होता है। तो 100 किसके बीच में आ रहा है? 90 और 110। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एवरेज लेवल उसका IQ उस स्टूडेंट का है। IQ क्या होता है? IQ होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। और आप इस क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन याद रख सकते हैं? इससे आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि एक तो IQ का फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। जो IQ है उसका
उसका जो ये फॉर्मूला है ये किसने दिया था? ये फॉर्मूला दिया था टर्मन ने। ओके, ये आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि जो आईक्यू का कंसेप्ट है ये किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी कई बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। विलियम स्टर्न ने ये आईक्यू का कंसेप्ट दिया था। और फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस मेजर के लिए किसने फर्स्ट टेस्ट किया था मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का? ये किया था बीनेट एंड सीमन ने 1905 में ये पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट किया था। तो इतने क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? कि इनमें से कौन सा एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है? ए ऑप्शन है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट तो हम पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो ये बिल्कुल सही है। टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, तो ये भी सही पॉइंट है, करिकुलम डेवलपमेंट की बात भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में होती है। थर्ड ऑप्शन है टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो रिलेशनशिप विद अ पर्सन विद अनदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, ऐसा तो हम कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं पढ़ते। और लास्ट ऑप्शन है टू हेल्प आइडेंटिफाइंग सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। बिल्कुल सही है, मेथड्स ऑफ टीचिंग तो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसमें से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। ऐसा हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम नहीं स्टडी करते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है। ये हमने ऑलरेडी इतनी बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नॉन एज। हमने हेरिडिटी की वीडियो में लॉज ऑफ हेरिडिटी डिटेल में डिस्कस किए थे। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। कई बार क्या होता है, चिल्ड्रन लेस मेंटल एबिलिटी शो करता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। दिस रूल ऑफ हेरिडिटी, उस हेरिडिटी के रूल को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन में ऐसा होता था कि एवरेज ट्रेट जो होते हैं वो बच्चा जो है वो पेरेंट से लेता था, एवरेज ट्रेट। हमने इस लॉ ऑफ रिग्रेशन को एग्जाम्पल की मदद से समझा था। हमने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल पढ़ा था। जैसे सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन था, क्रिकेटर था, तो उसका बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, वो भी क्रिकेटर है, पर सचिन जितना अच्छा नहीं है। तो अर्जुन तेंदुलकर ने एवरेज ट्रेट लिए है सचिन से, पूरे ट्रेट नहीं लिए हैं। सचिन जितना अच्छा वो नहीं बन पाया है। उसी तरीके से हमने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लिया था। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन जो उसका बच्चा है अभिषेक बच्चन, वो भी एक्टर अच्छा है, लेकिन अमिताभ बच्चन जितना अच्छा नहीं है। एवरेज ट्रेट जो लेता है उसे लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। जो क्या करता है कि जब जो है वो चाइल्ड एवरेज ट्रेट्स जो लेता है अपने पेरेंट्स से, उसे लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। हमने और लॉज कौन से पढ़े हैं? एक लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस में हमने पढ़ा था लाइक बिगेट्स लाइक, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा ही सेम टू सेम बच्चा होगा। एक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन क्या होगा? बिल्कुल ऑपोजिट, पेरेंट्स का बिल्कुल ऑपोजिट होगा बच्चा, तो ये वो होता है लॉ ऑफ वेरिएशन। और एवरेज जो ट्रेड पेरेंट्स से बच्चा लेता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आपको और कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है? आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉज ऑफ हेरिडिटी। तो यही चार ऑप्शन अगर आपके पास दिए हो तो लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस भी होता है, लॉ ऑफ वेरिएशन भी होता है, लॉ ऑफ रिग्रेशन भी होता है, लॉ ऑफ मेंडल तो कुछ नहीं होता है। तो वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। तो इस तरीके से घुमा के भी आपसे क्वेश्चन लॉज ऑफ हेरिडिटी से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड। कि जो मोटिवेटेड बिहेवियर है एक पर्सन का वो इज डायरेक्टेड टूवर्ड, तो जो मोटिवेटेड बिहेवियर है एक पर्सन का वो हमें ले जाता है गोल की तरफ। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। जब कोई इंसान मोटिवेटेड रहता है तो वो उस मोटिवेटेड जो बिहेवियर होता है उस इंसान का, वो उसे उसके गोल तक, लक्ष्य तक उसे ले जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी डिटेल में डिस्कस की थी। कौन कौन सी थ्योरी हमने सिगमंड फ्रॉइड की पढ़ी है? साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड साइको सेक्सुअल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? 3 तरीके की माइंड की बात की थी। कौन कौन से माइंड की? कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते थे। इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। हमने कॉन्शियस माइंड भी पढ़ा है, अनकॉन्शियस माइंड भी पढ़ा है, प्री कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा है, लेकिन सुपर कॉन्शियस तो हमने ऐसा कुछ भी माइंड के बारे में नहीं पढ़ा है। तो डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ माइंड। तो सुपर कॉन्शियस कोई भी लेवल माइंड का नहीं है। हमने उसी थ्योरी में हमने इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट पढ़ा था, उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। इड
क्या करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो क्या करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। और सुपर ईगो जो होता है वो मॉरल और सोशल फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। डिसग्राफिया इज अ, डिसग्राफिया क्या है? अर्थमेटिक डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर या फिर नन ऑफ दिस। तो जो ये डिसग्राफिया है ये एक तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो एक तरीके से राइटिंग डिसऑर्डर है। राइटिंग डिसऑर्डर, राइटिंग की प्रॉब्लम आती है एक इंसान में अगर किसी को डिसग्राफिया होता है, तो राइटिंग डिसऑर्डर ये डिसग्राफिया है। और भी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे डिसग्राफिया हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा राइटिंग से रिलेटेड है। डिसकैलकुलिया भी एक होता है, वो अर्थमेटिक डिसऑर्डर होता है। एक होता है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। एक होता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो होता है वो रीडिंग से रिलेटेड होता है। एक होता है डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया होता है बॉडी एंड माइंड जब कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं होता है, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन। तो इतने तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है कि डिसग्राफिया किसे, डिस्ग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर, तो राइटिंग डिसऑर्डर। डिसकैलकुलिया होता है अर्थमेटिक डिसऑर्डर। डिस्फेजिया होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रीडिंग डिसऑर्डर है। और डिस्प्रैक्सिया जो होता है जो जब बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। एक और क्वेश्चन आप इस जो है वो पॉइंट से याद रख सकते हैं कि जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो ये टर्म है ये किसने फर्स्ट यूज की थी। तो ये आप याद रखेंगे, सैमुअल अलेक्जेंडर किर्क का नाम। सैमुअल अलेक्जेंडर किर्क ने जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है उसको फर्स्टली यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो एल थर्स्टोन ने ये कंसेप्ट दिया था। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। एल थर्स्टोन का हमने और भी नाम पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है? हमने ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत बार एमसीक्यू सीरीज में रिवाइज की है। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो थर्स्टोन में दिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है। तो आज के लिए इतने ही, हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ।